आरएससी का जो शेयर है ये 150 रुपये के आसपास चल रहा है और जैसे मैंने थंबनेल में आपको अट्रैक्ट करने के लिए बोल दिया कि 3100 का रेट का टारगेट दिया गया है। तो किसने दिया है वो आप लोग को मैं सीधे दिखा देता हूँ। जिन्होंने दिया है उन्होंने कहा है कि इसका रेट आ सकता है 3100 के आसपास में। एक्सप्लेनेशन तो नहीं दी है उन्होंने बताया, लेकिन फंडामेंटल जिस हिसाब से मैंने इसके देखे काफ़ी तगड़े मुझे नज़र आए। और जहाँ पे मैं आप लोग को दिखाई देता हूँ ICICI डायरेक्ट का, ये देखिए यहाँ पे 3100 का टारगेट। पहला टारगेट इन्होंने जो दिया है 4 फरवरी के आसपास जो दिया था 675, फिर 3 फरवरी को 1310, फिर उसके बाद 3 फरवरी को ये 3100 का। ब्रोकर रिसर्च का तो थोड़ा मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ शेयर में पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। इसने बोनस भी दिया था, आप लोग को याद हो 2016 के आसपास में। अगर बोनस नहीं देता तो इसकी शेयर वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ती और ये डिविडेंड भी बहुत अच्छे तरीके से दिखता है। और अभी के जो क्वार्टर रिजल्ट आए हैं वो भी काफ़ी तगड़े नज़र से आए हैं, जो 35% के आसपास जो बढ़े हैं इसके 2000 करोड़ के आसपास में, वो भी काफ़ी इम्प्रेसिव है। अगर बात की जाए उसके पिछले टाइम के में से अगर कंपैरिजन की जाए वहाँ से क्वार्टर में, तो ये थोड़े अट्रैक्टिव चीज़ है। यहाँ पे हम थोड़ी सी एनालाइज करेंगे फंडामेंटल बेसिस पे, फिर मैं इसको जो आपको दिखाऊंगा कि किस लेवल पे आपको लेना बनता है और किस टाइम तक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। और 3100 का रेट के आसपास कब आएगा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन काफ़ी टाइम इसको वेट करना पड़ेगा उतने रेट में आने के लिए। और लेकिन फंडामेंटल काफ़ी प्रॉमिसिंग है। हम किसी बंदे को देख के ये तो बता सकते हैं कि हाँ ये बंदा ठीक ठाक है, लेकिन कितने टाइम तक सही तरीके से चलेगा, मतलब धोखा नहीं देगा, वो कोई नहीं बता सकता। तो ये ऐसे ही शेयर के साथ में है। कंपनी के फंडामेंटल देख के हम ये तो बता सकते हैं कंपनी साफ सुथरी है, लेकिन कितने टाइम तक कब इसका रेट बढ़ेगा ये कोई नहीं बता सकता। अगर कोई बोलता है तो फिर कमेंट में बता दीजिएगा मुझे। तो अभी मैं मेन इसका आ जाता हूँ आपके ऊपर। पहले डिविडेंड अगर आप देखना चाहें तो अभी क्या डिविडेंड दे सकते हैं कि नहीं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अभी की जो डिविडेंड की हालात है, इन्होंने दिया था हमें लास्ट टाइम जनवरी के आसपास में, तो शायद आपको डिविडेंड अगर मिलेगा तो 11 रुपये पर शेयर मिल सकता है, वो भी इंटीरियम की बात है। तो ऑलमोस्ट समझ लीजिए बहुत तगड़े इसके डिविडेंड यील्ड रहते हैं। क्रंच के हिसाब से ये शेयर कंपनी बहुत बढ़िया है। अपने पास में रखेंगे तो डिविडेंड हर ईयर आता रहेगा तो बेनिफिट करता रहेगा। लेकिन अब सबसे एक और चीज़ जो खराब जो हो गई है ना, वो जो बजट में जो पेश करा था, इस वाले बजट में नहीं पिछले वाले बजट में किया था कि डिविडेंड पे अलग से टैक्स लगेगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि डिविडेंड पे पहले ही लग जाता था कंपनियों पे और फिर वो दे देती तो वो पूरा टैक्स फ्री होता था। लेकिन अभी ये चीज़ हो गई कि डिविडेंड पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपको सारा स्लैब चेक करना है तो गूगल कर लीजिए, अभी यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं करूँगा, सिर्फ कंपनी के बारे में बताऊँगा। तो बेसिक चीज़ों को देखेंगे यहाँ पे आरएससी का जो शेयर है डे की रेंज में 155 तक की रेंज में भागा, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट इतना तगड़ा है तो वहाँ पे तो सही सी बात है कि शेयर को अपना भागना ही भागना है। और ब्रोकरेज फर्म ने भी काफ़ी इसके ऊपर के तगड़ दिए, 500 600 700 800 3000 के लेवल ऊपर के पार दिए। 52 वीक्स में ही 156 के आसपास भागा है, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं जानने वाली। तो अभी इसमें से हम कुछ चीज़ों को चाटेंगे, फिर वो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेगी। फेस वैल्यू 10 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमें। और यहाँ पे मार्केट कैपिटल को याद करते हुए चलना, अप्रॉक्स से 29,000 करोड़ में गिनते हैं। और यहाँ पे अगर हमें और कुछ देखना तो पी रेशियो इसका काफ़ी कम है 7.19। हाँ जी, और जिसको नहीं पता है आरएससी करती क्या है तो आप वो भी गूगल करके देख लीजिएगा। अभी सिर्फ कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे, वो चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसका जो मैं देख रहा हूँ पी रेशियो हमें 7.19 दिख रहा है और डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा तगड़े, काफ़ी सुंदर तरीके से मज़ा आ जाता है डिविडेंड देख के। डिविडेंड टैक्स फ्री है ना, तो भैया सोने पे सुहागा चीज़ें वाली चीज़ होती है। इसके तो शेयर ही भर लो आप फिर तो 7.45 के आसपास में, जो कि मैंने दिखाया था कि आपको कम से कम 20-30 रुपये मिल जाएंगे एक शेयर पे, तो क्या बुरी बात है। यहाँ पे 150 रुपये के शेयर पे आप मान के चलिए, मतलब 30-40% से ज़्यादा का एक शेयर पे आपको मिल रहा हो, एक और मज़ा आ जाए। इन्फ्लेशन बीट कर दोगे आप तो इसमें। इन्फ्लेशन आपको अगर पता नहीं है तो कितनी 5-6% के आसपास चल रही, तो ऐसे शेयर आपको इन्फ्लेशन बीट कराने के लिए तो ज़रूर हेल्प कर देंगे, आई एम श्योर। कम से कम आपने इसमें पैसा लगाया तो इन्फ्लेशन बीट करके आपके हाथ में पैसा ज़रूर आ जाएगा। तो बेसिकली अभी मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे आके फंडामेंटल पे, जहाँ पे हम पहले इसकी इनकम स्टेटमेंट देखेंगे। रिजल्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो अगर जहाँ पे दिसंबर 2019 की बात थी वहाँ पे 7,000 करोड़ के आसपास में था, लेकिन अभी की जो बात करूँ वहाँ पे अभी दिसंबर 2020 के आसपास 9,000 करोड़ के आसपास में, जो कि अभी हमें कंपेरिजन करके दिखाया भी था आर्टिकल में। और यहाँ पे अगर मैं वही प्रॉफिट की बात करूँ तो अगर लास्ट ईयर के आप प्रॉफिट को देखते हैं, यहाँ पे कितने आपको देखेंगे 1,600 करोड़ के आसपास, जो कि अभी 2,200 करोड़ के आसपास में। ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं, ये तो हमें देखने को मिली। लेकिन अभी एनुअली में आएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसी कंसिस्टेंसी से बढ़ती हुई जा रही है कि नहीं।
तो यहाँ पे हम एनुअली पे आते हैं और यहाँ पे इनके प्रॉफिट देखते हैं, जहाँ पे देखने को हमें मिलता है 5000 करोड़ 691 करोड़ के आसपास। और ये जो 2020 का दिखा रहा है, अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाएगी हमारे सामने, जब ये अपने वो रिजल्ट शो करेंगे 2021 के, फिर उसकी कंपैरिजन हम देखेंगे। अगर 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 2016 से अगर वो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे दिखाई दिए तो भैया दबा के भर लो, जितने से भर सकते हो शेयर, चुपचाप से उठा के बैठ जाओ और बस मजे लो डिविडेंड के। और फिर अगर शेयर अगर ग्रोथ करती रही तो भी बेनिफिट क्या। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि शेयर की ग्रोथ किस हिसाब से होगी, अब ये इतने डिविडेंड देते जा रही है, तो अगर इसके डेवलपमेंट या एक्सपेंड के लिए खर्च करेगी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बाद सोचेगी, तो ये शेयर ऊपर की तरफ में भाग सकता है। लेकिन अभी आपको डिविडेंड मिला तो उसी चीज़ पर फोकस कीजिए आप। बैलेंस शीट में मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखता हूँ, शेयर कैपिटल पे वो कितना रिजर्व्स अपने पास रखी पड़ी है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैं देख रहा था मार्च 2016 में यहाँ पे 987 करोड़ के आसपास में थी, और इसी टाइम पे शायद बोनस दिया था। यहाँ दिखा देता हूँ आपको बोनस कब दिया था इन्होंने, 2016 के आसपास में। तभी इनकी जो मार्केट कैपिटल है वो तो शेयर कैपिटल है जो बड़ी है, आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अभी यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कितने इसने रिजर्व करेगा, 33,000 करोड़ के आसपास में, बहुत ही तगड़ी चीज़ है। लेकिन इसकी थोड़ी बैलेंस शीट में चीज़ें खराब करने वाली जो सुंदर वाली चीज़ें जो दिखती है, करंट लाइबिलिटीज़, अगर अदर लाइबिलिटीज़ को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही इनके पास में लाइबिलिटीज़ है, तो ये काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट में करती है। और अभी मैं एक वेबसाइट में आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे आपकी इसकी वैल्यूएशन दिखाऊंगा, तो वो देख के थोड़ा हैरान हो जाएंगे। तो थोड़ा सस्पेंस बना रहे हैं वीडियो के लिए, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि मार्केट कैपिटल याद करके रखिए, वहाँ पे 29,000 करोड़ के आसपास है, रिजर्व 33,000 करोड़ के आसपास में। चलिए ठीक है, हमने ये मान लिया। और जो लाइबिलिटी से बहुत ज़्यादा तगड़ी है, लेकिन वहाँ पे अगर मैं इसकी एसेट्स और करंट एसेट्स को देखूँ तो थोड़ा जस्टिफाई हो जाते हैं उस चीज़ में। लेकिन क्या चीज़ होती है, जो इनका जो करंट एसेट है उनकी लाइबिलिटीज़ को थोड़ा बीट कर दे तो थोड़ा मैं पॉजिटिव वे में मानता हूँ कि ठीक है, नहीं तो और ज़्यादा ही लाइबिलिटीज़ चली हुई है और वो डिफ़ॉल्ट हो जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा काम ख़राब करने वाली चीज़ होती है। तो देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से इनकी लाइबिलिटीज़ बढ़ती हुई नज़र आ रही है, अदर लाइबिलिटीज़, तो ये थोड़ा सा कंसर्न वाली चीज़ है। शायद इसी वजह से शेयर को यहीं पे रोक के रखी हुई है शेयर को। शेयर में ये थोड़ा सा लाइबिलिटीज़ वाला सेक्शन खराब वाला दिखा, लेकिन मान सकते हैं इतनी मैन्युफैक्चर और सारी चीज़ें इंडस्ट्री में डालती है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगता है, तो इसके लिए इन्होंने लाइबिलिटीज़ उठाई होगी। लेकिन इनकी लाइबिलिटी इतना ज़्यादा ना हो जाए कि इनकी अर्निंग से ज़्यादा इनके पास इन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़े, तो फिर तो नेगेटिव वाली चीज़ें, फिर समझ रहे, फिर 150 का शेयर फिर वही 90-80 के आसपास आ जाएगा। तो लोग इस स्टेटमेंट में हम थोड़ा सा देखते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में पैसा डाला नहीं जा रहा है, वो तो थोड़ी सी खराब वाली चीज़ है, शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे ख्याल से 450 एम्प्लॉयज़ है, उसमें से अब क्या हायर करेंगे, क्या ऑपरेशन के लिए खर्च करेंगे, जो चीज़ें सही तरीके से करते रहें वही ज़्यादा ठीक रहेगी। लेकिन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में पैसा खर्च किया गया, जो कि मैं बात बता रहा था कि डिविडेंड फेंकते हैं ना इतना ज़्यादा, तो यही चीज़ है कि यहाँ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में तो ये भी थोड़ा ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा हमें दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। कैश फ्लो में अगर ऑपरेटिंग में खर्च किया जाता है तो मान सकते हैं कि एक्सपेंड के लिए किया जा रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक रेशो वाले पोर्शन पे आएंगे तो आपको काफ़ी सुंदर तरीके से देखेंगे। मार्च 2016 में 57 के आसपास में EPS था, बहुत ही तगड़ा था, जब आपने लगाया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी भी 2020 की अगर बात की जाए अर्निंग पर रेशो की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे 25 के आसपास में, जो कि ठीक है, ज़्यादा हम दिक्कत नहीं लेते इस चीज़ में, ठीक हिसाब से जो भी चीज़ मिल रही वो ठीक है हमारे हिसाब से। और यहाँ पे मेन जो चीज़ देखता हूँ मैं वो लिवरेज रेशो देखता हूँ, जो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे डेट इक्विटी का रेशो देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक खतरनाक तरीके से 8 पॉइंट के आसपास में। तो इस वजह से शेयर ये जो यहाँ के आसपास में रुका पड़ा है, तो ये थोड़ा कंसर्न वाली चीज़ है आप लोगों के लिए। और ग्रोथ रेशो की बात करूँ, आप लोग रेशो में आप देखेंगे यहाँ पे 3 ईयर में इन्होंने सेल भी अच्छी खासी ही बढ़ाई है, ज़्यादा कोई इंप्रेसिव नहीं दिखा मुझे कुछ इसमें। और लेकिन अब रिटर्न रेशो पे कुछ ज़्यादा अगर पता चलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा पता चलेगा। रिटर्न और नेटवर्थ और इक्विटी पे हमें 14 के आसपास मिल रहा है, जो कि ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड पे भी 8 पॉइंट के आसपास मिल रहा है। रिटर्न और एसेट भी ठीक ठाक ही है, तो ये रिटर्न वाला केस मेरे को थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट में दिखा। अभी इसे अगर मैं मांग दूँ तो अभी 2.5 पे चल रहा है अभी इसके फंडामेंटल के हिसाब से। चलो 3 ले लो, फंडामेंटल के हिसाब 5 आउट ऑफ 3 है। थोड़ा सा हमें दिखाया कि किस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस चल रही है। जो उन्होंने रिवॉर्ड पॉइंट पे दिखाया, ट्रेडिंग जो 31% के बिलो में है एस्टीमेट अगर फेयर वैल्यू से। अभी मैं वैल्यूशन वाला दिखाऊंगा किस रेट पे ये जस्टिफाई कर रहा है रेट के हिसाब से, अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पे अर्निंग ग्रो कर रही है 18% के हर साल से, अगर लास्ट ईयर की कंपेरिजन है तो आपको मेन चीज़ दिखा देता हूँ।
ज़्यादा सस्पेंस वाली चीज़ें नहीं रखता हूँ। यहाँ पे सुंदर तौर पे आपको दिख जाएगा। अभी जो इसकी करंट वैल्यू जो चल रही है वो काफ़ी अंडर वैल्यू के हिसाब से चल रही है, अगर इसकी फेयर वैल्यू के कंपैरिजन की जाए। और इन्होंने कंपैरिजन किस हिसाब से करा है, ये सारी इनकी वैल्यूएशन करते हैं पूरी कंपनी की, उस हिसाब से फिर उसके जो पी रेशियो स्टॉक प्राइस उस हिसाब से कैलकुलेट करके हमें पूरा सीधा सिंपल तरीके से दिखा दिया। 147 के आसपास जो है इसका करंट वैल्यू अंडर वैल्यू के हिसाब से चल रहा है, और फेयर वैल्यू जो है इसके 241 के आसपास है। और इसकी फ्यूचर ग्रोथ के बारे में अगर देखेंगे यहाँ पे तो आपको क्लियरली तौर पे एक चीज़ देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो ये परफॉर्म कर रही है उस हिसाब से नहीं ग्रो कर पा रही, फोरकास्ट हो रही है काफ़ी 26% के आसपास में। तो थोड़ा इसको पंच देने मतलब एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है, तो ज़्यादा बेटर करेगा। और अगर इसकी पास परफॉर्मेंस भी देखेंगे काफ़ी ठीक ठाक ही रही है, ऊपर नीचे मतलब स्टेबल रखा, फिर ऊपर की तरफ में ग्रो करके चली गई। तो रेवेन्यू काफ़ी अच्छे जनरेट हुआ है वहाँ पे, अर्निंग्स भी उस हिसाब से, प्रॉफिट मार्जिन भी इन्होंने बढ़ाए हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है। 50% के आसपास जो अपने मार्जिन बढ़ाए वो भी काफ़ी अच्छी बात है। मार्जिन भी बढ़ानी चाहिए भाई, महंगाई भी हो रही है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी दिखाती है। और फाइनेंशियल हेल्थ में जो मैं चीज़ें कह रहा था, डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि देख रहे होंगे यहाँ पे 3 ट्रिलियन के आसपास में हो गए। और यही थोड़ा कंसर्न वाला पॉइंट है, इसको बीट ना कर जाए कम से कम इतनी एसेट के हिसाब से। लेकिन आप मान सकते हैं कि जब इतनी मैन्युफैक्चरिंग और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में तो इतना तो खर्चा लगता ही लगता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा सा देखता हूँ तो जहाँ पे मुझे देखने को ये मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा जो है 14% के आसपास में पब्लिक के पास में है, तो ठीक है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, होनी भी चाहिए। और वहीं पे जो अगर मैं बात कर लूँ इंस्टीट्यूशंस की, तो वो भी अपना जो हिस्सेदारी वो बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं एचडीएफसी ने भी थोड़ा बढ़ाया है, यहाँ पे बिल्डकर पार्टनरशिप ने भी बढ़ाया है, एलआईसी ने भी अपना बढ़ाया है 3.4% के आसपास में, ब्लैक रॉक ने भी बढ़ाया है, और अबू दुबई की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भी 8% के आसपास बढ़ाया। तो ये थोड़ा सा ठीक ठीक चीज़ें इसमें दिख रही है मुझे, और थोड़े बहुत निकलते हुए नजर आए। लेकिन ये जो इन्होंने पैसा डाला है एलआईसी और एचडीएफसी और ब्लैक रॉक को, मैं मान के चलूँ ये लॉन्ग टाइम की विजन से हिसाब से देख रहे हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि अगर इसकी लायबिलिटीज जो एक बार फाइप अप हो गई ना, ये 2-3 लाख करोड़ के जो आसपास में है, फिर ये शेयर जो भागेगा फिर पकड़ में नहीं आ सकता। मतलब इतने, मतलब जैसे रिलायंस के साथ हुआ ना कि जैसे 800,000 के आसपास ही वो बात चलता रहता था, जैसे उसने अपना डेट हटाया बिल्कुल वो 2000 पार कर गई। तो ऐसे ही शेयर के साथ में है, अगर ये अभी 150 के आसपास चल रहा है तो अप्रॉक्स मान सकते हैं कि 500 क्रॉस कर जाए। और जैसे जैसे इसके प्रोजेक्ट अगर सीधे सीधे ये कंप्लीट करके देते रहे तो वहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करके प्रॉफिट इनके पास आ जाए, तो ये लॉन्ग टाइम में भागती हुई नजर आएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है, टेक्निकल्स में हम देखेंगे कि ये आपको कब एंट्री करनी चाहिए, किस जगह पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, कितने टाइम तक लोड करना चाहिए, और कहाँ आपके पहले टारगेट दूसरे टारगेट होने चाहिए। इसलिए जो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस कर रही थी चीज़ें, यहाँ से 147 से फिर नीचे की तरफ में आया था 132 के आसपास में, और फिर इसको तोड़ते हुए ऊपर की साइड में गया। अगर ये यहाँ पे स्टेबल रह जाता है तो एंट्री लेनी है, ये नहीं करना है कि हार्ड डिप में से बाय करते हुए चलना है। कर सकते हैं लेकिन अपने फुल कैपिटल के साथ में नहीं कीजिएगा। पहला जो इसका स्टॉप लॉस, अगर आप इस जगह पे एंट्री आपने कर लिए तो आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे आप इस जगह पे लगा सकते हैं। नहीं तो अगर लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहते हैं तो थोड़ा इधर 124 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए। यहाँ से अगर नीचे आया तो फिर मेरे ख्याल से डाउन ट्रेंड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये यहीं से रिवर्स हो जाता है और यहीं पे अगर इस वाले लेवल को सर्वाइव कर देता है, 147 के लेवल को सर्वाइव कर देता है, तो दबा के एंट्री आपको करनी है समय, और फिर ऊपर के 500 के लेवल पे ही आपको अपनी एग्जिट करनी है। पोजीशन पहली वाली थोड़ी बहुत कीजिएगा, 30-40% ही, फिर ज़्यादा नहीं करनी। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा अगर इधर की साइड में आ जाता है, इधर 132 या फिर इधर से थोड़ा बहुत इधर आता है, तो एक प्राइस एक्शन का जरूर वेट कीजिएगा, फिर जाके एंट्री लीजिएगा। कहीं पता ना चले कि यहाँ पे इतने ये इसमें फोमो में चलते चलते ये फिर कि चक्कर में फिर नीचे की तरफ में आ जाए तो दिक्कत वाली चीज़ हो जाएगी आप लोग के लिए। तो यहाँ पे 132 के आसपास में सपोर्ट तो देख रहा हूँ थोड़ा सा, लेकिन अगर यहाँ पे ये वाला सपोर्ट होता है तो नीचे आता, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से ही आपको एंट्री करनी चाहिए। ऐसे करके ऐसे ऊपर जाएगा तब आपको यहाँ पे एंट्री कर लेनी चाहिए। 130 या फिर 121 के आसपास आप कर सकते हैं एंट्री, तो थोड़ा बेटर रहेगा, आपको एक अच्छे डिप में बाय हो जाएगा। और ऐसा मत कीजिएगा कि पूरा लमसम अकाउंट आप पूरा डाल दें, आप थोड़ा एवरेज करके रखेंगे तो आपको एक अच्छी वैल्यू के आसपास में आपकी बाइंग हो जाएगी। तो एक लॉन्ग टाइम के विजन से आपको रखना ही रखना है। वहीं से जहाँ पे मैंने पहली चीज़ बताई थी, डिविडेंड अच्छे खासे इसके
7 पॉइंट के आसपास में, तो वो काफ़ी आपके लिए बेटर रहेगा। तो दोस्तों आपको ये पूरी चीज़ समझ में आएगी आरएसी के लॉन्ग टाइम के हिसाब से किस बिजनेस के हिसाब से आपको इसमें शेयर में पैसा डाल के रखना चाहिए, या फिर आपको लगता है मैं ऐसी कोई चीज़ छूट गई तो कमेंट में बता दीजिएगा। अगर सवाल होंगे तो वो पूछ लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो।